ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। हम दोनों कक्षाओं के लिए पढ़ेंगे आज राजनीति विज्ञान 12th आर्ट के लिए और इसी तरह से क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान। टॉपिक हमारा सेम है दोनों कक्षाओं के लिए राष्ट्रपति। पिछली कक्षाओं में हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीयकालीन शक्तियाँ। हमें इससे पहले ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की जितनी भी प्रकार की शक्तियाँ हैं, ये सभी शक्तियाँ केवल नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। इनका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो उसी क्रम में सबसे पहले है हमारी वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में सबसे पहला पॉइंट है हमारा आय व्यय का विवरण, जिसे हम सामान्य भाषा में बजट बोलते हैं। उसे प्रस्तुत करवाने का काम राष्ट्रपति करता है। हमें यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो बजट संसद में प्रस्तुत करता है, लोकसभा में प्रस्तुत करता है, उसके बारे में हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। तो उसे मूल रूप से आय व्यय का विवरण के नाम से जाना जाता है। यह बजट प्रस्तुत करवाने का काम राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही, लिखित स्वीकृति के बाद ही लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद लोकसभा में चर्चा होती है। चर्चा के बाद यह बजट राज्यसभा में जाता है। वहाँ राज्यसभा में इसे 14 दिन के लिए चर्चा का अवसर दिया जाता है। इस दौरान राज्यसभा यदि किसी प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करती है तो पुनः लोकसभा में वह बजट जाता है। और यदि लोकसभा इस बजट को में किए गए राज्यसभा के संशोधनों को स्वीकार करती है तो उसके बाद राज्यसभा में पुनः जाता है और वहाँ से स्वीकृति के बाद में यह विधेयक, यह बजट जो है राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति को इस बजट पर अंतिम स्वीकृति देनी ही होती है, क्योंकि यह बजट राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार के बजट पर राष्ट्रपति किसी प्रकार का पुनर्विचार का प्रावधान नहीं रखता है। तो मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लोकसभा में जो है, संसद के लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में, धन विधेयक और वित्त विधेयक की लोकसभा में प्रस्तुति। जितने भी प्रकार की धन विधेयक और वित्त विधेयक हैं, उनकी प्रस्तुति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिना अनुमति के कोई भी प्रकार का धन विधेयक या वित्त विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लेकिन उस विधेयक को प्रस्तुत करने की जो लोकसभा बजट प्रस्तुत, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उस विधेयक को प्रथम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति जब धन विधेयक या वित्त विधेयक को स्वीकृति देता है, उसके बाद ही कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला कार्य है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। भारत सरकार की संसद की जो निधियां हैं, देश की जो निधियां हैं, उनमें आकस्मिक निधि और संचित निधि में जो हमारे देश की जो आकस्मिक निधि है, विशेष आपदाओं से जुड़ी जो निधि है, उस निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही आकस्मिक निधि में से भारत सरकार किसी प्रकार का खर्च कर सकती है, व्यय कर सकती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का जो खर्च है हमारे देश की सरकार नहीं कर सकती है। चौथा पॉइंट है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। यद्यपि इस कार्य के बारे में हम पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में और विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे कि देश का जो वित्त आयोग है, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के धन के बंटवारे के बारे में निर्णय लिया जाता है, उस वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ इस आयोग के
द्वारा जब वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करने का कार्य भी राष्ट्रपति ही करवाता है। इसी तरह से वित्त आयोग के द्वारा जो वित्त का बंटवारा केंद्र और राज्यों में किया जाना है, उसके बारे में निर्णय भी, उसके बारे में अंतिम स्वीकृति भी राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। अंतिम कार्य है इसी के अंदर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और उसके द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन पर संसद में चर्चा। देश में जितना भी भारत सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, उसके लिए जो एक अधिकारी हैं जो पूरे देश के सारे सार्वजनिक व्यय और आमदनी आय के पर जो भी नियंत्रण है, उस नियंत्रण का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। इस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सहमति पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी के साथ जो प्रतिवर्ष संसद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, उस रिपोर्ट को, उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कार्य, उस पर अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। उस पर संसद में चर्चा करवाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति 3 प्रकार से क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। सबसे पहला है संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में अपराध में दंड। जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है, उसमें हमें शक्तियों को 3 भागों में हमने बांट रखा है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसमें संघ सूची में जो निर्धारित विषय हैं, उनमें अगर किसी विषय पर, किसी बिंदु पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई दंड प्राप्त है, उस दंड को कम करना, क्षमादान का मतलब है उस दंड को क्षमा करना या कम करना, या अन्य कुछ बिंदु हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उन पर दंड को कम करने के लिए जो प्रावधान हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, वह राष्ट्रपति के पास प्राप्त हैं। इसी तरह से सैनिक न्यायालय में अगर किसी सैनिक, किसी ऑफिसर को किसी प्रकार का कोई दंड दिया जाता है, तो उसे कम करने, उसे प्रविलंब करने, उसे परिहार करने या उसका लघुकरण करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। सभी विषयों में मृत्युदंड, किसी भी प्रकार के विषय, चाहे संघ सूची का विषय है, चाहे समवर्ती सूची का विषय है, और चाहे वो हमारा राज्य सूची का विषय है, इन सभी में अगर किसी व्यक्ति विशेष को मृत्युदंड दिया जाता है, तो उस स्थिति में उस मृत्युदंड को कम करना या उस मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ कर देना, यह शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा तीनों ही विषयों में अगर जो भी तरह का निर्णय लिया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो सजा है, जो अपराध है, उसकी जो सजा है, उसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति इस संदर्भ में 4 प्रकार से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। सबसे पहला है राष्ट्रपति लघुकरण करता है सजा को, या विराम देता है, या परिहार करता है, या प्रविलंब का प्रयोग करता है। लघुकरण का मतलब है कि दंड की प्रकृति बदलते हुए दंड की मात्रा कम करना। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को अगर सश्रम कठोर कारावास मिला हुआ है, तो उस कारावास की प्रकृति में उस कारावास को सामान्य कठोर कारावास कर सकता है, और साथ के साथ में दंड की मात्रा, मतलब सजा को 20 साल से 10 साल, 20 साल से 5 साल कर सकता है। इसी की तुलना में परिहार में दंड की प्रकृति को बदला नहीं जाता है, दंड की प्रकृति वैसी की वैसी रहती है। सश्रम कठोर कारावास को सश्रम कठोर कारावास में रखा जाता है, लेकिन दंड की जो मात्रा है वह कम कर दी जाती है। उसके बाद है विराम। इसमें किसी विशेष कारण से कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति की दंड की मात्रा को 10 साल से 20 साल, 10 साल से 5 साल या 20 साल से 1 साल या 2 साल तक के लिए जो सजा है उसको कम किया जा सकता है। इसी तरह से है हमारा प्रविलंब। इसमें मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया है तो उसकी समय अवधि जो है वह बदली जा सकती है, मृत्युदंड जो है आगे के लिए उसे रोका जा सकता है। अब है हमारी सैन्य शक्तियाँ।
राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं, इसमें हमें ध्यान होना चाहिए कि देश की सेनाओं का प्रधान सेनापति अर्थात देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। और इसी तरह से देश की जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है।